हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लेके आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रिक विग्नर फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिक विग्नर फॉर्मूला जो है वो स्कैटरिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स का काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ कैसे वेरी करता है। तो बेसिकली Briggs-Wigner formula shows the variation of total scattering cross section with the total energy of the projectile। तो ये हमारे पास Briggs-Wigner फॉर्मूला रहने वाला है। हम इसे ड्राइव भी करेंगे और साथ के साथ हमें ग्राफ के जरिए ये भी देखेंगे कि कैसे हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ वेरी करता है। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए Briggs-Wigner फॉर्मूला। This formula shows the variation of total scattering cross section with energy E of the projectile। किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एनर्जी को हम यहाँ से E से डिनोट करेंगे। ये कैसे वेरी करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में रेजोनेंस का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है पार्शियल वेव एनालिसिस में हमने देखा था कि वो फेज शिफ्ट डेल्टा एल के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स अपॉन फेज शिफ्ट डेल्टा एल। तो वहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास डेल्टा एल की ऐसी होगी जिस पर हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। और जब हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम हो जाता है उस कंडीशन को हम स्कैटरिंग थ्योरी में बोलते हैं रेजोनेंस। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है प्रोजेक्टाइल की, इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप रेजोनेंस इन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को पहले आप डिफाइन करेंगे। द वैल्यू ऑफ फेज शिफ्ट डेल्टा एल एट व्हिच टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस इन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। जो हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था जो हमने पार्शियल वेव एनालिसिस में डिराइव किया था, वो डेल्टा एल पर डिपेंड कर रहा था, फेज शिफ्ट पर डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे हम डेल्टा एल को वेरी करेंगे वैसे वैसे हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी करेगा। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा एल पर हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस इन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट स्कैटरिंग होती है वो होती है एस वेव स्कैटरिंग। एस वेव स्कैटरिंग के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो यहाँ पर एस वेव स्कैटरिंग के लिए डिराइव करेंगे, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। और एस वेव स्कैटरिंग के लिए हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, इन तीनों का एक्सप्रेशन जो है वो पार्शियल वेव एनालिसिस में सबसे लास्ट में हमने ये रिजल्ट जो है वो डिराइव किए थे। तो पार्शियल वेव एनालिसिस पार्ट 3 में जो सबसे लास्ट में रिजल्ट्स हमने डिराइव किए थे वो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। उन रिजल्ट्स की डेरिवेशन जो है वो आप इन तीनों पार्ट्स में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम एस वेव स्कैटरिंग के लिए टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो आज के इस फॉर्मूला को डिराइव करने में यूज किया जाएगा। फॉर एस वेव स्कैटरिंग टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, अब हमारे पास एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ पर एल आता था बट एल की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं दी एस वेव स्कैटरिंग के लिए, तो हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। वैसे तो हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, बट एस वेव स्कैटरिंग के लिए हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा 0 से डिनोट करेंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस सिग्मा 0 का वेरिएशन देखना है किसके साथ, एनर्जी ई ऑफ द प्रोजेक्टाइल के साथ। अगर हम एस वेव स्कैटरिंग के लिए ये रिलेशनशिप शो कर देते हैं तो बाकी
कि जो वेव स्कैटरिंग होती है, पी वेव स्कैटरिंग, डी वेव स्कैटरिंग, एफ वेव स्कैटरिंग एंड सो ऑन, उनके लिए वो रिजल्ट जो है वो सेम रहेंगे। हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एस वेव स्कैटरिंग के फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को मैक्सिमम होना है तो उसके लिए क्या होना होगा कि साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट को 1 होना होगा, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर सिग्मा नॉट टू बी मैक्सिमम वी मस्ट हैव साइन स्क्वायर डेल्टा 0 इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 1 है तो यहाँ से साइन डेल्टा 0 जो है वो 1 आ जाएगा। और साइन 1 कब होता है? जब इसकी वैल्यू जो है एंगल की वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ से डेल्टा 0 की वैल्यू π/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर डेल्टा 0 की जगह पर 1 पुट करके इस सिग्मा नॉट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं। तो सिग्मा नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 4π/k²। इस साइन स्क्वायर डेल्टा नॉट की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, तो सिग्मा नॉट m की वैल्यू आगे हमारे पास 4π/k², ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग की मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन होगी? जब हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन अचीव हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की फॉर एस वेव स्कैटरिंग वो होगी 4π/k²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन 2 इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एस वेव स्कैटरिंग एट रेजोनेंस। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लास्ट में यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन का। अब स्टूडेंट्स आगे क्या लिखेंगे आप? As we know that phase shift delta depends upon energy E of the projectile। हमें पता है कि जो फेज शिफ्ट होती है बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड स्कैटर्ड वेव वो एनर्जी E ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड करती है। तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो फेज शिफ्ट है डेल्टा 0, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम एज अ फंक्शन E ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख सकते हैं। मींस जो डेल्टा 0 होगा, फेज शिफ्ट होगा एस वेव स्कैटरिंग के लिए, वो एनर्जी E ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फंक्शन होगा। बट रेजोनेंस की हमने बात करनी है, क्योंकि रेजोनेंस में हमारा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो मैक्सिमम हो रहा है। हम मान लेते हैं कि जब रेजोनेंस अचीव होगा, जब हमारे पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस केस में एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास ER है। तो इस E की जगह पर हम ER पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 0 इज इक्वल टू डेल्टा 0 ER, क्योंकि जो फेज शिफ्ट है एस वेव स्कैटरिंग के लिए वो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड कर रहा है, और रेजोनेंस पर जो एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की वो हमारे पास ER है। तो यहाँ से हमने डेल्टा 0 की वैल्यू कितनी थी? π/2 है, तो इक्वल टू में हम π/2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। तो अगर हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर इक्वेशन 3 को, तो हमें क्या मिलेगा? साइन डेल्टा 0 ER इज इक्वल टू साइन π/2 मिलेगा। साइन π/2 हमारे पास 1 होता है, तो साइन डेल्टा 0 ER की वैल्यू 1 आ गई। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 3 को, तो क्या बन जाएगा? cos डेल्टा 0 ER इज इक्वल टू cos π/2। cos π/2 हमारे पास 0 होता है, तो cos डेल्टा 0 ER की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इसका और इसका हम आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी फंक्शन f(x) को x इक्वल टू एक्स नॉट के अबाउट या नियर एक्सपेंड करना है तो आप कैसे करते हैं वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप आगे की डेरिवेशन जो है वो प्रोसीड कर पाएंगे। नाउ टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx नियर x इज इक्वल टू x नॉट इज गिवन बाय, अगर आपको fx को एक्सपेंड करना है नियर x इज इक्वल टू x0, x0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं, जो भी कुछ इस प्रकार से होती है fx इज इक्वल टू fx at x is equal to x naught plus x minus x naught f dash x is equal to x naught। ये f dash x जो है f के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x minus x naught का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x at x is equal to x naught, जहां पर ये जो है f डबल डैश x f के डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? साइन डेल्टा नॉट E को एक्सपेंड करेंगे नियर E इज इक्वल टू ER। इसी टेलर सीरीज को यूज करते हुए तो आपने बड़े ध्यान से देखना है, एक्सपेंडिंग साइन डेल्टा नॉट E नियर E इज इक्वल टू ER बाय टेलर सीरीज वी गेट। तो हमारा फंक्शन जो है यहाँ पर ये है, ये हमारा fx है यहाँ पर, और यहाँ पर E जो है वो हमारा यहाँ पर x है, ये हमारा x है, और ये हमारी जो टर्म है ER, ये हमारी x नॉट है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस सीरीज में
जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां साइन डेल्टा जी को इनपुट कर देना है, जहां जहां एक्स है वहां इनपुट कर देना है, और जहां जहां एक्स नॉट है वहां वहां ईआर को कर देना है। तो आपको साइन डेल्टा जीरो ई की एक्सपेंशन मिल जाएगी। तो स्टेप एक्स की जगह रखा साइन डेल्टा जीरो ई इक्वल टू स्टेप एक्स की जगह रखा साइन डेल्टा जीरो ई, यहां पर एक्स की जगह रखा हमने ई और एक्स नॉट की जगह रखा ईआर, प्लस एक्स की जगह पर ई आ जाएगा माइनस एक्स नॉट की जगह पर ई आर आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, जो यहाँ पर हमें वेरिएबल दिया था एक्स एफ जिसका फंक्शन था उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। यहाँ पर जो साइन डेल्टा नॉट है वो ई का फंक्शन है, तो हम यहाँ पर ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाय डी साइन डेल्टा जीरो ई। यहाँ पर ये आ जाएगा मिक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह पर ई आ गया, एक्स नॉट की जगह पर ई आर आ गया। जो आगे की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा दो टर्म से ही काम चल जाएगा, क्योंकि आगे वाली टर्म जो है वो छोटी होती चली जाएंगी, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ तो कोई डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास, हमने सिंपली करना क्या है, जहां पर ई लिखा है वहां पर हमने ई आर पुट कर देना है। इसका मतलब ये है, तो साइन डेल्टा जीरो ई की जगह पर आ जाएगा ई आर, ये होगी इसकी वैल्यू एट ई इक्वल टू ई आर प्लस ई माइनस ई आर डी बाय डी ऑफ साइन क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा नॉट ई। फिर हम डेल्टा नॉट ई का डेरिवेटिव करेंगे ई के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी डेल्टा नॉट ई बाय डी ई। तो हम इस ब्रैकेट में जहां जहां ई है वहां वहां ई आर पुट करेंगे, और ध्यान देना कि हम जो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है वहां नहीं आपको ई आर पुट करना, जहां जहां ब्रैकेट में ई लिखा है वहां पर ई आर पुट करना है, इस चीज में ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगा साइन डेल्टा नॉट ई इज इक्वल टू साइन डेल्टा नॉट ई आर प्लस ई माइनस ई आर कॉस डेल्टा नॉट ई की जगह पर आ गया ई आर डी बाय डी ई, डेल्टा नॉट ई की जगह पर आ गया ई आर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। बट साइन डेल्टा नॉट ई आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी फोर्थ इक्वेशन में, और कॉस डेल्टा नॉट ई की ई आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी फिफ्थ इक्वेशन में। इसकी वैल्यू वहां पर 1 थी फोर्थ इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू वहां पर 0 थी फिफ्थ इक्वेशन में। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से इनकी वैल्यू को उठाकर 6 में डाल देते हैं, तो आपको मिलेगा साइन डेल्टा नॉट ई इक्वल टू इसकी जगह पर 1 आ जाएगा प्लस ई माइनस ई आर, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा इनटू डेल्टा डी डेल्टा नॉट ई आर बाय डी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो साइन डेल्टा नॉट ई की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने साइन डेल्टा नॉट ई की वैल्यू फाइंड की है टेलर सीरीज का यूज करके, वैसे ही अब कॉस डेल्टा ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस टेलर सीरीज का यूज करते हुए। जैसे हमने साइन डेल्टा नॉट ई को एक्सपेंड किया ई इक्वल टू ई आर के नियर, उसी तरह से हम cos डेल्टा नॉट ई को एक्सपेंड करेंगे ई इक्वल टू ई आर के नियर बाय टेलर सीरीज। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग cos डेल्टा नॉट ई नियर ई इक्वल टू ई आर बाय टेलर सीरीज वही है। जहां जहां साइन लिखा है यहाँ पर इस लाइन में वहां वहां आपने cos कर देना है, बाकी सारे टर्म जो है वो यहाँ पर सेम आ जाएंगी। cos डेल्टा नॉट ई यहाँ पर साइन की जगह cos डेल्टा नॉट ई एट ई इक्वल टू ई आर प्लस ई माइनस ई आर डी बाय डी cos डेल्टा नॉट ई एट ई इक्वल टू ई आर। तो स्टूडेंट्स वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो हमें सिंपली की जगह ई आर पुट कर देंगे, cos डेल्टा नॉट ई आर आ गया प्लस ई माइनस ई आर। इसका डेरिवेटिव करना है हमें ई के रिस्पेक्ट में, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन डेल्टा नॉट ई, फिर डेल्टा नॉट ई का डेरिवेटिव होगा ई के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डी डेल्टा नॉट ई बाय डी ई। इस माइनस साइन को आप बाहर ले लेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो अब हमें करना क्या है, इस ब्रैकेट में जहां जहां ई लिखा है ब्रैकेट में वहां वहां ई आर पुट कर देना है। तो ये बन जाएगा साइन डेल्टा नॉट ई आर की जगह पर ई आर आ गया डी बाय डी ई डेल्टा नॉट ई आर। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, cos डेल्टा नॉट ई आर की वैल्यू हमने 5th इक्वेशन में फाइंड की थी जो कि 0 थी। साइन डेल्टा नॉट ई आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4th इक्वेशन में जिसकी वैल्यू 1 थी। तो 4th और 5th इक्वेशन से इनकी वैल्यू को उठाकर 8 में डाल देते हैं। Using 4 and 5 in 8 we get cos delta not e is equal to इसकी जगह पर 0 आ गया माइनस e माइनस पी आर इंटू इसकी जगह पर 1 आ गया डी डेल्टा नॉट ई आर बाय डी ई आ गया। तो इस 0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस 1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास cos डेल्टा नॉट ई की वैल्यू आ चुकी है। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने cos डेल्टा नॉट ई की वैल्यू जो है वो यहाँ तक फाइंड कर ली थी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये डी डेल्टा नॉट ई आर बाय डी ई लिखा हुआ है ये ब्रिक बिल्डर फॉर्मूला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस टर्म को हम एक कांस्टेंट के बराबर मानेंगे, और वो कांस्टेंट हमारे पास होगा 2 बाय गामा। लेट डी डेल्टा नॉट ई आर बाय डी इज इक्वल टू 2 बाय गामा। अब गामा यहाँ पर क्या है, गामा यहाँ पर ब्रिक बिल्डर फॉर्मूला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है।
जिसका मतलब और जिसका सिग्निफिकेंस आपको इस लेक्चर के एंड तक क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस टर्म को 2 बाई गामा जो है वो पुट करना है। द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ गामा विल बी नोन एट द एंड। गामा का मतलब यहाँ पर क्या है, गामा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, जो कि ब्रिट-विल्सन फॉर्मूला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गामा। यहाँ पर तो क्या करते हैं, इसकी जगह पर 2 बाई गामा पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos डेल्टा नॉट टी इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इनटू में 2 बाई गामा आ गया। ये 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है एफ वेव स्कैटरिंग के लिए, जिसे हम f0 थीटा से डिनोट करते हैं, वो हमने पार्शियल वेव एनालिसिस के पार्ट 3 में सबसे एंड में ड्राइव किया था, और वो हमारे पास था f0 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय v e की पावर आल्फा डेल्टा नॉट sin डेल्टा नॉट। इस e की पावर आल्फा डेल्टा नॉट को हम नीचे ले जा सकते हैं, e की पावर माइनस आल्फा डेल्टा नॉट बन जाएगा। अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं cos sin के टर्म्स में। आपको पता है e की पावर माइनस आल्फा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आल्फा sin थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा f0 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय k sin डेल्टा नॉट cos डेल्टा नॉट माइनस आल्फा sin डेल्टा नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, f नॉट थीटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, क्योंकि यहाँ पर अल्टा आ रहा है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स टर्म का मैग्नीट्यूड लेना हो, मैग्नीट्यूड एफ नॉट थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय k, तो रियल है वो तो ऐसे ही रहेगा, साइन डेल्टा नॉट भी रियल है वो भी ऐसे ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स टर्म है a माइनस आल्फा 3 का जो मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या होता है हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा नॉट प्लस sin स्क्वायर डेल्टा नॉट, इसका जो ये मैग्नीट्यूड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आपको क्या मिलेगा, मॉड ऑफ एफ नॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय k स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा। आपको स्टार्टिंग में पहले क्या था कि एस वेव स्कैटरिंग की जो फेज शिफ्ट होती है डेल्टा जीरो, वो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड करती है। तो इस डिपेंडेंस को दिखाने के लिए हम डेल्टा नॉट के साथ ब्रैकेट में ई लगा देते हैं। जहां जहां डेल्टा नॉट लिखा है वहां वहां ब्रैकेट में हमने साथ में ई लगा दिया है, which is showing that the phase shift for S wave scattering depends upon energy of the projectile। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस साइन डेल्टा नॉट ई की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8th इक्वेशन में, साइन डेल्टा नॉट ई की वैल्यू हमने 8th इक्वेशन में क्या फाइंड की थी, 1 फाइंड की थी, और cos डेल्टा नॉट ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 9th इक्वेशन में। तो इस 8th इक्वेशन से इसकी वैल्यू और 9th इक्वेशन से इसकी वैल्यू उठाकर हम 10th में डाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 and 9 and 10 वी गेट मॉड ऑफ एफ नॉट थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर नॉट जरूर लगाना है आपने, जहां जहां एफ है, क्योंकि नॉट जो है वो एस वेव स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी नॉट आएगा। तो स्टूडेंट्स मॉड ऑफ एफ नॉट थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय k स्क्वायर। इस साइन डेल्टा नॉट ई की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर बन गया। इसकी जगह पर हम cos डेल्टा नॉट ई की जगह पर पुट करेंगे माइनस ई नॉट बाय 2 बाय गामा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगाएंगे, प्लस इसकी जगह 1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर अलग से लिख दिया, 2 बाय गामा का स्क्वायर अलग से लिख दिया, प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को गामा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड के हमने मल्टीप्लाई में गामा बाय 2 का स्क्वायर लिख दिया और डिनोमिनेटर में गामा बाय 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एफ नॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय k स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा गामा बाय 2 का स्क्वायर और नीचे ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर। ये बड़ा 2 बाय गामा का स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, साथ में हम गामा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 बाय गामा है, ये गामा बाय 2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो फाइनली एफ नॉट थीटा स्क्वायर के मॉड का एफ नॉट थीटा के मॉड का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 बाय k स्क्वायर, गामा बाय 2 का स्क्वायर, नीचे ई माइनस ई नॉट का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एस वेव स्कैटरिंग के स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर जो है वो फाइंड कर दिया है। थोड़ा सा स्टेप्स और रह गए हैं, फिर आपको ब्रिक विग्नर फॉर्मूला मिल जाएगा और हमने ये भी समझना है कि आखिरकार गामा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का विद एनर्जी ई ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये सारे काम हम करेंगे बाकी बचे हुए सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने मॉड ऑफ एफ जीरो थीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये फाइंड की थी 1/a स्क्वायर गामा बाय 2 का स्क्वायर e माइनस e नॉट का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। इसे हमने 11th इक्वेशन दिया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछले सेक्शन में आपको एक करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर हमारा e0 नहीं आएगा, यहाँ पर er आएगा, पर e माइनस er था यहाँ पर, ना कि e माइनस e0, जिसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास e नॉट नहीं er आएगा। पिछले सेक्शन में आप ये करेक्शन कर लीजिएगा ध्यान से। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 11th इक्वेशन थी। और यहाँ पर हम एसवेज स्कैटरिंग की बात करें तो एसवेज स्कैटरिंग के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, जिसे हमारे शॉर्ट फॉर्म में DSST लिखा है, वो होता है हमारे पास सिग्मा जीरो थीटा। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर एसवेज स्कैटरिंग को हम डिनोट कर रहे थे पिछले टॉपिक्स में पार्शियल एनालिसिस के लास्ट में सिग्मा जीरो थीटा से, जिसकी वैल्यू थी साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो बाय के स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ नॉट थीटा के साथ इस तरह से रिलेटेड होता है। जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है दैट विल बी इक्वल टू होता है हमारे पास मॉड ऑफ एफ जीरो थीटा के स्क्वायर के। दिस इज द जनरल रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। और हमने टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो स्टार्टिंग में लिख ही लिया था एसएफ स्कैटरिंग के लिए, जो कि था सिग्मा नॉट इक्वल टू 4 पाई बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो बाय के स्क्वायर। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो बाय के स्क्वायर जो है वो मॉड ऑफ एफ जीरो थीटा स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 इन 13 वी गेट सिग्मा जीरो इज इक्वल टू 4 पाई, और इसकी जगह पर आ जाएगा मॉड ऑफ एफ जीरो थीटा का स्क्वायर। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम एफ जीरो थीटा के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 11th इक्वेशन में फाइंड की हुई है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 इन 14 वी गेट, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा जीरो इज इक्वल टू 4 पाई। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर 1 बाय के स्क्वायर गामा बाय 2 का स्क्वायर e माइनस er का स्क्वायर। यहाँ पर e नॉट नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर er है, प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ब्रिक बिगिनर फॉर्मूला, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विद एनर्जी E ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस पर जो हमारे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा वो एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल के साथ कैसे वैरी होगा वो हमें ये फॉर्मूला बताता है। अभी हमें गामा का मतलब जानना है कि गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा जीरो और ई के बीच में ग्राफ कैसा रहेगा वो भी हमें जानना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 4 पाई बाय के स्क्वायर की जगह पर सेकंड इक्वेशन से जो हमने 4 पाई बाय के स्क्वायर जो है वो सिग्मा जीरो एम के बराबर आया था। सिग्मा जीरो की मैक्सिमम वैल्यू थी 4 पाई बाय के स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करते हैं 15 में। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 15 रिप्रेजेंट ब्रिक बिगिनर फार्मूला यूजिंग 2 इन 15 वी गेट सिग्मा जीरो इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा जीरो एम, और ये हमारी ब्रैकेट जो है वो सेम रहेगी। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इसे हम मान लेते हैं फंक्शन ऑफ ई। ये पूरा जो है वो ई का फंक्शन है, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फंक्शन है। तो इसे हम मान लेते हैं एफ ई। लेट गामा बाय 2 का स्क्वायर e माइनस er का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई। इसे हम 17th इक्वेशन ले लेते हैं। तो 17th इक्वेशन को अगर हम 16 में यूज करें, यूजिंग 17 इन 16 वी गेट सिग्मा जीरो विल बी इक्वल टू सिग्मा जीरो m इनटू एफ ई आ जाएगा। ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। यहाँ से हमारे पास जो चीजें हैं ग्राफ प्लॉट करना वो आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 3 केसेस बनेंगे। उन 3 केसेस को ध्यान से देखिए, उन 3 केसेस को समझ के ही आपका ग्राफ प्लॉट होगा बिटवीन सिग्मा जीरो एंड ई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो ER के बराबर है, रेजोनेंट एनर्जी के बराबर है। तो अगर E इक्वल टू ER होगा तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस 17th इक्वेशन के अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी गामा बाय 2 का स्क्वायर। ई की जगह पर ER को करेंगे तो ER माइनस ER जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो आ गया, प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। तो जीरो स्क्वायर में यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। एफ इक्वल टू 1 को हम यहाँ पर पुट करेंगे 18th में, तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग एफ इक्वल टू 1 इन 18th वी गेट सिग्मा जीरो इक्वल टू सिग्मा जीरो m इनटू 1 मींस सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा नॉट n के बराबर होगा। तब जब हमारे पास E इक्वल टू ER होगा। और ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जब हमारे पास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल रेजोनेंट एनर्जी के बराबर हो जाती है तो उस केस में स्कैटरिंग प्रॉब्लम का जो
और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है सिग्मा जीरो एन के बराबर हो जाता है। तो ये रिजल्ट जो है इस फॉर्मूला के लिए हमारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा केस क्या बनेगा, जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ई आर से बहुत बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि ई आर जो है उसे हम बहुत बहुत कम मानेंगे। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ई माइनस ई आर के डिफरेंस को इनफाइनाइट के बराबर मान सकते हैं। हम ये मानेंगे कि जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है, ई माइनस ई आर को जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ई माइनस ई आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 17th इक्वेशन पे अकॉर्डिंग फ्रॉम 17 एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इक्वल टू गामा बाय 2 का स्क्वायर। ई माइनस ई आर की जगह पर हम पुट कर देंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। इन्फिनिटी के स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। और यहाँ पर एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है। तो इस केस में एफ जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो अगर एफ जीरो का अप्रोच कर रहा है तो एफ जीरो का अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से सिग्मा नॉट जो है वो भी जीरो का अप्रोच करेगा। तो एफ क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग एफ अप्रोचेस टू जीरो इन 18 वी गेट। अगर हम यहाँ पर एफ की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो सिग्मा नॉट जो है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ पर आप सिग्मा नॉट लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास ई ग्रेटर देन ई आर होगा तो उस केस में हमारा सिग्मा नॉट जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। सेकंड केस का ये रिजल्ट है। केस नंबर 3 की बात करते हैं। जब हमारे पास ई लेस देन ई आर होगा, ये ई इतना छोटा होगा ई आर से कि हम ई माइनस ई आर के डिफरेंस को माइनस इंफिनिटी मान सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम इस ई माइनस ई आर की जगह पर माइनस इंफिनिटी पुट कर दें यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 17 एफ इज इक्वल टू गामा बाय 2 का स्क्वायर माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर जो है वो इंफिनिटी स्क्वायर बन जाएगा और इंफिनिटी स्क्वायर में कुछ भी ऐड करेंगे तो इंफिनिटी स्क्वायर ही होगा। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो का अप्रोच करेगा। तो इस केस में भी एफ जो है वो जीरो का अप्रोच करेगा। तो एफ जीरो का अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर 18th इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा जीरो भी जो है वो जीरो का अप्रोच करेगा। तो इस केस में भी हमारे पास जब ई लेस देन ई आर होगा तो हमारे पास सिग्मा नॉट जो है वो जीरो का अप्रोच करेगा। तो 3 रिजल्ट आपको मिले हैं यहाँ से, 3 केस थे। पहला रिजल्ट क्या है, जब ई इक्वल टू ई आर था तो सिग्मा जीरो जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था, सिग्मा जीरो एन पर था। जब हमारे पास ई ग्रेटर देन ई आर है तो सिग्मा जीरो जीरो का अप्रोच कर रहा है। और जब हमारे पास ई लेस देन ई आर है तब भी हमारे पास सिग्मा जीरो जो है वो जीरो का अप्रोच कर रहा है। इन तीनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम फाइनल ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन सिग्मा जीरो एंड ई और साथ के साथ इस गामा का मतलब भी समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में तीनों केसेस डिस्कस कर लिए थे। उन तीनों केसेस की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा जीरो एंड एनर्जी ई ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जब ई इक्वल टू ई आर था तो सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा जीरो एम के बराबर था। तो ये होगा हमारे पास ई इक्वल टू ई आर। हम इसे मान लेते हैं इस पॉइंट को कि ये ई इक्वल टू ई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में हमारे पास जो सिग्मा जीरो की वैल्यू है वो सिग्मा नॉट एम के बराबर है। तो ये वैल्यू जो है वो सिग्मा नॉट एम को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस रेजोनेंस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हमारा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो चुका है और उस केस में जो एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की वो रेजोनेंट एनर्जी ई आर के बराबर है। और हमने ये देखा था कि जब ई ग्रेटर देन ई आर होगा तो सिग्मा जीरो जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। ये जो लाइन है, ये वाला पार्ट जो है तो ई ग्रेटर देन ई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई आर यहाँ पर है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो ई आर से बहुत बहुत ज्यादा है। तो उस केस में जो हमारा सिग्मा जीरो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो से टच नहीं करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये लाइन जो है आपको एनर्जी एक्स्ट्रा टच नहीं करवानी है, इसको ऐसे लेके जाना है। इसी तरह से इधर वाला पार्ट जो है वो ई लेस देन ई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में हमारे पास सिग्मा जीरो जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा था। तो उस केस में भी सिग्मा जीरो जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा इस तरह से। तो ये हमारे पास रेजोनेंस कर्व आ चुकी है। ब्रेक-विग्नर फॉर्मूला की हेल्प से हमने वेरिएशन शो किया है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का विद एनर्जी ई ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स ये आपको ग्राफ बनाना है। एक काम रह गया हमारा जो कि है गामा को डिफाइन करना कि आखिरकार गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रेक-विग्नर फॉर्मूला में। जो हमारे पास 16th इक्वेशन में ब्रेक-विग्नर फॉर्मूला था वहां पर गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा जीरो एम का जो हाफ होगा वो यहाँ पर होगा, सिग्मा जीरो एम का हाफ यहाँ पर होगा
इस पॉइंट पर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यूज मिलेंगी एनर्जी की, एक होगा हमारे पास E1 और एक होगा हमारे पास E2 और एक हमारे पास होगा यहाँ पर E2। ये जो हमारे पास E2 माइनस E1 है, ये जो विड्थ है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक E2 माइनस E1, ये कहलाई जाती है विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व। विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व है यहाँ पर। आपने ये E2 माइनस E1 कैसे निकालना है, सिग्मा जीरो m की वैल्यू को हाफ करना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको दो एनर्जीज मिलेंगी उनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व होगा। और ये ध्यान रखेंगे E1 जो है वो ER से कम है, इस साइड है, और E2 जो है वो ER से बड़ा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम गामा को डिफाइन करने जा रहे हैं। 16th क्वेश्चन में हमने सिग्मा जीरो निकाला था, सिग्मा जीरो m गामा बाय 2 का स्क्वायर E माइनस ER का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। जब हमारे पास E इक्वल टू E1 होगा, एनर्जी E1 के बराबर होगी, तो उस केस में सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा जीरो m का हाफ हो जाएगा, सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा जीरो m का हाफ हो जाएगा। और जो हमारा ER है वो E1 से बड़ा है, ER जो है वो E1 से बड़ा है। तो ये तीनों चीजों को हम यहाँ पर 16th में यूज करते हैं। फ्रॉम 16 वी हैव, इस सिग्मा जीरो की जगह पर हम पुट करेंगे सिग्मा जीरो m बाय 2, क्योंकि सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा जीरो m बाय 2 के बराबर है। सिग्मा जीरो m ऐसे रहेगा, यहाँ पर गामा बाय 2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर E माइनस ER का स्क्वायर था, अब हमें E की जगह पर E1 पुट करने हैं, बट ER जो है वो E1 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर E माइनस ER ना लिखकर अब लिखेंगे ER माइनस E1। जो बड़ा है पहले वो आएगा और जो कम है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम E माइनस ER की जगह पर रखेंगे ER माइनस E1 का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि ER E1 से बड़ा था तो हमने पहले ER लिखा है, E1 को बाद में लिखा है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से सिग्मा जी वन से सिग्मा जी वन कैंसिल, 1 बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 2 का स्क्वायर ER माइनस E1 का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ER माइनस E1 का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 into गामा बाय 2 का स्क्वायर आ गया। इस गामा बाय 2 के स्क्वायर को जो हम उधर लेके जाएंगे तो ये टर्म जो है उस जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस गामा बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गामा बाय 2 स्क्वायर माइनस गामा बाय 2 स्क्वायर, ये बनेगा 1 गामा बाय 2 स्क्वायर। ये रह जाएगा हमारे पास, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ER माइनस E1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो गामा बाय 2 के बराबर आ जाएगी। ये हमारी 19th इक्वेशन है। जैसे हमने 19th इक्वेशन फाइंड की है वैसे हम एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे एट E इज इक्वल टू E2 पर। सिमिलरली एट E इक्वल टू E2 पर जब हमारा E E2 के बराबर है तो अगेन सिग्मा जीरो जो है वो सिग्मा जीरो m बाय 2 के बराबर है। सिग्मा जीरो इज इक्वल टू सिग्मा जीरो m बाय 2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E2 जो है वो ER से बड़ा है। तो इन तीनों टर्म्स को अगर हम 16th इक्वेशन में पुट करें, फ्रॉम 16 टू है कि सिग्मा जीरो की जगह पर अगेन आप रखेंगे सिग्मा जीरो m बाय 2, और रख दिया सिग्मा जीरो m यहाँ पर है, गामा बाय 2 का स्क्वायर यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें E की जगह E2 पुट करना है, और यहाँ पर E2 जो है वो ER से बड़ा भी है, तो हम यहाँ पर E माइनस ER की जगह पर E2 माइनस ER ही रखेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि E2 जो है वो ER से बड़ा था, तो पहले हमने E2 लिखा है फिर हमने ER लिखा है। E2 माइनस ER का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हाफ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा E2 माइनस ER का स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इज इक्वल टू में 2 into ये आ गया। इसके बाद गामा बाय 2 का स्क्वायर को अगेन उधर लेके जाएंगे और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, और 2 गामा बाय 2 स्क्वायर में से जब हम 1 गामा बाय 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 गामा बाय 2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E2 माइनस ER की वैल्यू जो है वो गामा बाय 2 के बराबर आ जाएगी। ये 20th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम 19th और 20th इक्वेशन को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा। 19th इक्वेशन की हमारे पास E1 माइनस ER माइनस E1 इक्वल टू गामा बाय 2 था, तो इनको अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, ER से ER कैंसिल हो जाएगा, E2 आ जाएगा पहले प्लस का, फिर माइनस का E1 आ जाएगा, और गामा बाय 2 प्लस गामा बाय 2 हो जाएगा गामा। तो यहाँ पर E2 माइनस E1 जो है वो गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E2 माइनस E1 क्या था हमारे पास, विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व है। तो यहाँ पर जो गामा है वो बेसिकली विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा ब्रिक विग्नर फॉर्मूला है, ये चाहे इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लो ब्रिक विग्नर फॉर्मूला को, चाहे इस सिग्मा जो m की जगह पर 4 पाई बाय k स्क्वायर लिख दो, ये भी ब्रिक विग्नर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो गामा है वो हमें विड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पूरी डिटेल में ब्रिक विग्नर फॉर्मूला इन स्कैटरिंग थ्योरी को डिस्कस कर लिया है।
तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे बाकी बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्टेपिंग थ्रू इन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।